डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स की। रिसेंटली हम लोगों ने माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, जो जिसके टाइप्स जो हैं वो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से फिर मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और वो मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शनेशन का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, जिनको हम रिटेंटेट का नाम भी देते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, वो क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम लोग डिफाइन करें तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन बना हुआ है तो उसको हम मोनोपेप्टाइड बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम ओलाइगोपेप्टाइड चेन बोलते हैं। मोनोपेप्टाइड्स का एग्जाम्पल मायोग्लोबिन है, और पॉलीपेप्टाइड का एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें तो हीमोग्लोबिन जो है एक ओलाइगोपेप्टाइड प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। फर्दर प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फॉर्म बाय लीनियरली अरेंज्ड अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स किसमें पाए जाते हैं? इंडिविजुअल वो पाए जाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में, माइक्रोमॉलिक्यूल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। और अमाइनो एसिड के ही पॉलीमराइजेशन से, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से फिर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड स्टेब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या केमिकली उसको आप अमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय लीनियरली अरेंज्ड अमाइनो एसिड्स अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसको हम केमिकली अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच फॉर्म होता है। एक पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, एस्टेब्लिश होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो वो एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें रिमूव होता है और फिर CO और NH के बीच ये बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट इस तरह का कंपोनेंट दो अमाइनो एसिड के जुड़ने से एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और उसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। याद रखिए, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम? डाइपेप्टाइड। और फिर इसी तरह से जोड़ते, यानी कि ट्राइपेप्टाइड में कितना अमाइड बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड दो होंगे। फर्दर ये प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये डेफिनेशन क्या आप दे सकते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा हेट्रोपॉलीमर। हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ये माइक्रोमॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से होता है। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन लार्ज यूनिट्स को बनाने में जो छोटे यूनिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके नेचर के बेसिस पर हम पॉलीमर को होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर ऐसा दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन्स को क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, यानी कि प्रोटीन जो पॉलीमरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहे हैं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोई एक अल्फ़ाबेट ले लें आप एग्जाम्पल के रूप में। अगर एक अल्फ़ाबेट्स की चेन बन रही है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट A है इन्वॉल्व है, सिर्फ अल्फ़ाबेट A के इन्वॉल्व होने से अल्फ़ाबेट की जो चेन बन रही है उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। और अगर अल्फ़ाबेट A है, B है, C है, D है, ये डिफरेंट टाइप्स के अल्फ़ाबेट के मिलने से एक चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीमर। तो कोई भी प्रोटीन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से नहीं फॉर्म होता है, बल्कि वो डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से होता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। अमाइनो एसिड का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा और उसका एक इंट्रोडक्शन है वो छोटा सा। अमाइनो एसिड्स जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में, तो उनको हम कोडेड अमाइनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन वो DNA पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस के हिसाब से होता है, और वो नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को। तो उन नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस के थ्रू जो अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वही अमाइनो एसिड एक प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो नेचर में कितने हैं? 20 हैं टोटल। तो वो 20 कोडेड अमाइनो एसिड कहे जाते हैं। इसके अलावा नॉन कोडेड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन जैसे यूरिया साइकिल की हम लोग बात करें तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में किसी प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक इवेंट का केवल एक पार्ट होते हैं।
वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने हैं वो टोटल 20 हैं। और फर्दर उन 20 को हम बॉडी के सिंथेसिस की एबिलिटी के बेसिस पर उसको दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं उन 20 अमाइनो एसिड्स को, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स हैं जो जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। Those amino acids are considered as essential amino acids which we cannot synthesize in our body and they must be present in our diet. वो हमें डाइट के थ्रू मिलने ही चाहिए। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, जिनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उनमें वो तो आउट ऑफ 20 टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। उनमें से कितने एसेंशियल हैं? 10 एसेंशियल हैं, यानी कि 10 अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते। वो 10 कौन कौन से हैं? उसके लिए एक की आप याद रखिएगा, प्राइवेट टिम हॉल। प्राइवेट टिम हॉल, ये जो कीवर्ड बना हुआ है ये उन 10 अमाइनो एसिड के इनिशियल लेटर से बना हुआ है जिनके थ्रू कि वो रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे पी यहाँ पर है वो फेनिल एलानिन के लिए है, वी किसके लिए है? वैलिन के लिए है, टी ट्रिप्टोफेन, फिर एक और टी थ्रियोनिन, आई आइसोल्यूसिन, एम मेथियोनिन, एच हिस्टाइडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। तो ये वो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और उनको हमारे डाइट में प्रेजेंट होना मस्ट है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम? एसेंशियल अमाइनो एसिड। फर्दर ये जो आउट ऑफ 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये जो दो हैं हिस्टाइडिन और आर्जिनिन, इनको सेमी एसेंशियल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद, एडल्टहुड अटेन करने के बाद ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक और डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम कि चाइल्डहुड के लिए टोटल कितने एसेंशियल हैं? 10 अमाइनो एसिड्स, और एडल्टहुड में कितने हैं? 8। वो दो कौन से हैं जो कि चाइल्डहुड में नहीं बनते लेकिन एडल्टहुड में बनने लगते हैं? वो है हिस्टाइडिन और आर्जिनिन। इसके अलावा बाकी जो है वो चाइल्डहुड में भी नहीं बनते बॉडी के अंदर और एडल्टहुड में भी नहीं बनते। और इसके अलावा बाकी जो अमाइनो एसिड्स बचे उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन एसेंशियल, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है। यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सभी अमाइनो एसिड्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्दर ये अमाइनो एसिड्स का हो गया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी दिया गया है कि डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स ऑब्वियसली अमाइनो एसिड से ही बने हैं और जिन अमाइनो एसिड की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेंगे? हमको ऐसे डाइट से मिलेंगे जो प्रोटीनेशियस हो नेचर में। तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा, डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब फर्दर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन होता है, सिंपल प्रोटीन होते हैं, कंजुगेट प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन मतलब जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बने हो, कंजुगेट प्रोटीन मतलब जिनमें जैसे, तो सिंपल प्रोटीन उनको बोलेंगे जैसे जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बने हुए, उनमें कोई दूसरा कंपोनेंट ना पाया जाए। और ऐसी प्रोटीन जिनमें कि अमाइनो एसिड के अलावा दूसरे कंपोनेंट में पाए जा रहे हैं उनको कंजुगेट प्रोटीन बोला जाए। सबसे जो हिट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड 4 चेन्स पाई जाती हैं और उनके साथ फिर मेटल लाइंस भी पाया जाता है फेरस के फॉर्म में, आयरन के फॉर्म में, तो उसको मेटेलोप्रोटीन बोल सकते हैं, कंजुगेट प्रोटीन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम क्लासिफिकेशन का बेस भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पर फंक्शन के बेसिस पर प्रोटीन में कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कोलेजन प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ये काम क्या करता है? इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम करता है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, ये फंक्शन है। ट्रिप्सिन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स की स्टडी हम लोग करते हैं लेकिन ये पर्टिकुलर अगर हम लोग एक प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल की बात करें फंक्शन के बेसिस पर तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। ट्रिप्सिन एंजाइम, रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, फुल फॉर्म इसका जरूर ध्यान रखिएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, जो एक क्या है? एंजाइम है, प्लांट्स में पाया जाता है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। सिर्फ एनिमल की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और पूरे बायोस्फीयर की, पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है? रिबिस्को, एंजाइम की तरह से एक्ट करता है, इंसुलिन हार्मोन की तरह से एक्ट करता है, एंटीबॉडी जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है, रिसेप्टर्स का काम करते हैं प्रोटीन, सेंसरी रिसेप्शन जैसे स्मेल है, टेस्ट है, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन्स। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है GLUT4, तो ग्लूट का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। GLUT4
इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई प्रोटीन के बारे में। ये इनके वो पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। फर्दर इसको हम एक्सटेंड करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये 3 ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं और ट्रू मैक्रोमोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं सेल के अंदर का, या साइटोप्लाज्म का बोल सकते हैं इसको। तो फर्दर देखिए, प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन है पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड्स किसके पॉलीमर है? शुगर के पॉलीमर है। शुगर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले जो माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, डिफरेंट टाइप्स के, इनके पॉलीमराइजेशन से बनने वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो इनके बारे में जो पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर है, थ्रेड लाइक होते हैं अपीयरेंस में, जैसे कॉटन थ्रेड की हम लोग बात करें। एक एग्जांपल देखिए, जैसे सेलुलोज। तो सेलुलोज एक पॉलीमर है। इस पॉलीमर को फॉर्म करने में जो मोनोमर यूज हुआ है, यानी कि कौन से मोनोमेरिक यूनिट के पॉलीमराइजेशन से सेलुलोज का फॉर्मेशन हुआ है, वो ग्लूकोज है। देखिए जो एग्जांपल्स दिए हुए, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये तीनों सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये तीनों ही पॉलीसेकेराइड्स का मोनोमेरिक यूनिट कॉमन है, वो है ग्लूकोज। केवल उनमें बॉन्डिंग पैटर्न अलग होने से इनका जो प्रॉपर्टी होता है उसमें चेंज आ जाता है। तो सेलुलोज सिर्फ ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बना है, इसलिए सेलुलोज भी क्या है? होमोपॉलीमर है। स्टार्च जो कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है किसमें? प्लांट्स में, या इसको हम स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं, तो वो भी होमोपॉलीमर है। ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर शो नहीं करता। सेलुलोज जो होता है वो फाइब्रस होता है, शीट लाइक होता है, और स्टार्च जो है वो हेलिकली कॉइल्ड होता है। ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। एनसीईआरटी के सेंटेंस की बात करें, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, ये भी होमोपॉलीमर है। ग्लूकोज इसका मोनोमेरिक यूनिट है। तो सेलुलोज का मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज, स्टार्च का मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज। सेलुलोज फाइब्रस या शीट लाइक, स्टार्च हेलिकली कॉइल्ड, ग्लाइकोजन हेलिकली कॉइल्ड, ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। और इनुलिन जो है वो होमोपॉलीमर है, और वो फ्रक्टोज है उसका मोनोमेरिक यूनिट। इनुलिन ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज उसका मोनोमेरिक यूनिट है, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, किडनी के फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फर्दर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनके राइट एंड को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन से क्या करता है? वो पॉजिटिव रिएक्शन देता है। लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, पॉलीसेकेराइड्स का राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। फिर स्टार्च, इसमें केमिकल टेस्ट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर देता है। क्यों ब्लू कलर देता है? क्योंकि हेलिकली कॉइल होने की वजह से हेलिसेस में जो स्पेस क्रिएट होता है वो क्या करता है? आयोडीन को होल्ड करता है। तो ग्लाइकोजन भी ब्लू कलर देगा, स्टार्च भी ब्लू कलर देगा, लेकिन सेलुलोज नहीं देगा। सेलुलोज आयोडीन सोल्यूशन वो ब्लू कलर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हेलिसेस जो होते हैं वो नहीं होते, फाइब्रस या शीट लाइक होता है। सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल में, पेपर का फॉर्मेशन, पल्प का फॉर्मेशन, कॉटन फाइबर का फॉर्मेशन, इन सभी के फॉर्मेशन में कौन होता है इन्वॉल्व? सेलुलोज। एन-एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, ये एक डेरिवेटिव है पॉलीसेकेराइड का, ये बैक्टीरियल सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, शॉर्ट में जिसको हम नाक बोलते हैं, NAG। एक एग्जांपल जो कि एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन के पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है, काइटिन, ये एग्जिस्ट करता है एज ए एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड ये की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन है, केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, स्ट्रक्चर की बात हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड ऐसे पॉलीमर है जिनका फॉर्मेशन किनके पॉलीमराइजेशन से होता है? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट। या देखिए जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, और ये 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, 2 तरह के, एडेनिन, गुआनिन, और सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तो टोटल ये 5 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं,
प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो एडेनिन गुआनिन हो गया सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल हो गया सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स। तो ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट। तो शुगर पेंटोस इसमें इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन में, राइबोस, पेंटोस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोस को राइबोस। और ये दो टाइप का, एक 2-डीऑक्सी और एक राइबोस। ऐसा राइबोस जिसमें एक ऑक्सीजन कम है नॉर्मल राइबोस के कंपैरिजन में, तो सेकंड पोजीशन से, तो उसको क्या बोलते हैं 2-डीऑक्सी। और इस 2-डीऑक्सी के इन्वॉल्वमेंट से उस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो डीएनए के फॉर्मेशन करने के लिए जो मोनोमेरिक यूनिट होंगे उनके सामने हम क्या लगा देंगे, डी। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीऑक्सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि डीएनए के फॉर्मेशन में जो पेंटोस शुगर इन्वॉल्व हो रही है उसमें आरएनए के कंपैरिजन में जो है एक ऑक्सीजन कम है। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स या ये वो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं जो कि डीएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और आरएनए के फॉर्मेशन में, राइबोस न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में डी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, सिंपली एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरेटिन मोनोफॉस्फेट, ये मोनोमेरिक यूनिट्स है जो आरएनए के फॉर्मेशन में। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो गया नाइट्रोजनस बेस में, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये कॉमन है, डीएनए और आरएनए दोनों के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और डिफरेंस कहाँ आ गया, डीएनए के केस में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग को डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर एक केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचें तो इनऑर्गेनिक वाले क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को सिर्फ फार्मूला बता देंगे, जैसे NaCl, CaCl2, HCl, C6H12O6, इस तरह से वो डिफाइन कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले को पूछेंगे तो वो 2D इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, फिजिकल वाले को पूछेंगे 3D इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, स्पेशली प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो भी करंट टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाएंगे तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को 4 स्टेप्स में डिफाइन करेंगे। यानी कि हम 4 लेवल में उसको डिफाइन करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम उसको 4 लेवल तक लेकर जाएंगे स्ट्रक्चर को, जो कि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के उसके प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में तो देखिए जैसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स का क्या डेफिनेशन है, क्या स्पेशलिटी है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, तो ये पर्टिकुलर 3 सेगमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर आपको डिफरेंट लेवल का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम एक प्रोटीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्लाइसिन पाया जा रहा है, सेरिन पाया जा रहा है, एलेनिन पाया जा रहा है, वैलिन पाया जा रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं और ये इनका सीक्वेंस है। तो एक तो हमारा वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और एक हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा जहाँ पर कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जब हम सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात करते हैं, अमाइनो एसिड के पोजीशन की बात करते हैं, तब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, व्हिच डील्स विद द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच provide us an idea about the positional information of an amino acid in a polypeptide chain। फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे एन टर्मिनल, जिसकी पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट। लास्ट अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल, जिसकी पोजीशन क्या होगी, राइट। एक स्मॉल ये एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बताया गया, यहाँ पर एक इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, जहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली एक एंड पॉइंट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एंड टर्मिनल है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो पार्ट क्या है,
फ्री है। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से जुड़ता है, तो ऑब्वियसली जो पहला अमाइनो एसिड होगा उसका अमाइनो ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा, तो इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एन टर्मिनल बोल रहे हैं। वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, पोजीशन क्या होगी इसकी, लेफ्ट। और जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस अमाइनो एसिड, लास्ट अमाइनो एसिड कौन सा टर्मिनल फॉर्म करेगा, सी टर्मिनल का फॉर्मेशन करेगा, और उसका पोजीशन क्या होगा, राइट। क्यों सी टर्मिनल बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप तो इन्वॉल्व हो गया उसके लास्ट बट वन अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक के साथ, तो जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एंड क्या होगा, फ्री होगा। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड लेफ्ट पोजीशन एन टर्मिनल, लास्ट अमाइनो एसिड राइट पोजीशन सी टर्मिनल। तो इस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड के पोजीशनिंग को बताने का काम करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर देखिए ये तो ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स है जिनके पॉलीमराइजेशन से एक स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन से ये पॉलीमराइज हो रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से। ऑब्वियसली अगर 100 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ लें तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 99। 2 अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं 1, 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ लें तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इनका फॉर्मेशन। तो अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, इनके अंदर तो सिर्फ एक ही ऐसा रिएक्टिव पार्ट नहीं, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक, जिनके बीच में रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा और चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें और भी ऐसे दूसरे कंपाउंड, जैसे हम एरोमेटिक अगर अमाइनो एसिड की बात करें या हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स की बात करें, और भी दूसरे अमाइनो एसिड जिनमें इन पर्टिकुलर रिएक्टिव ग्रुप्स के अलावा दूसरे ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो भी अपने रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटीन सिर्फ एक सिंपल रॉड के फॉर्म में, सिंपल एक रिजिड फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जगह जगह क्या करता है, फोल्डिंग करने लगता है। तो जब हम इसके फिजिकल, जब हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के और बियॉन्ड और आगे जाकर देखते हैं कि क्या एक प्रोटीन सिंगल रॉड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप्स भी हैं जिनके बीच में कि इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो सकता है, जो कि इस प्रोटीन को एक रिजिड रॉड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो चेंज होगा, और जब हम सीक्वेंस को छोड़कर आगे जाएंगे तब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे डील कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट टाइप की जो फोल्डिंग्स हो रही हैं वो अपने एनसीईआरटी के लेवल पर, नीट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो केवल 2 टाइप्स आपको याद रखने हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। पहला हेलिकल कॉइलिंग शो करने वाला, और दूसरा शीट फॉर्मेशन करने वाला। एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में ये याद कर रखिएगा कि जो हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है वो एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके कंपोनेंट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहा है जो इसके कंपोनेंट्स को पास लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर। और प्रोटीन के केस में, बायोलॉजिकल प्रोटीन के केस में ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप हेलिक्स, और नेचर क्या है इसका, ओनली राइट हैंडेड। एक एग्जांपल की बात करें, बायोलॉजिकल प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में आ रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं आपस में, तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलिक्स का फॉर्मेशन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, और शीट का फॉर्मेशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन, यानी कि बिटवीन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसमें क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। हेलिक्स को क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, केवल राइट हैंडेड, और शीट को क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। एक एग्जांपल की बात करें जो सिल्क प्रोटीन में पाया जाता है, जैसे फाइब्राइन प्रोटीन पाया जा रहा है, सेरिसिन प्रोटीन पाया जा रहा है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ फोल्डिंग्स को दिखा रहा है। अगर इसके और सुपीरियर डिग्री, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है एनसीईआरटी में, तो ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, एक ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक स्कीमेटिक तो लाइन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखा दिया गया। उसी तरह से एक बीटा प्लेटेड शीट भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक यही पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, शीट लाइक स्ट्रक्चर स्टेब्लिश
हो रहा है। तो ये दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए। टर्शरी स्ट्रक्चर में देखिए जब ये कॉइलिंग का लेवल और ज़्यादा इंटेंस होगा, जब ये कॉइलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, जब ये कॉइलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये स्फीयर के फॉर्म में आ सकता है, ये हॉलो वुलन बॉल के फॉर्म में, इसको ज़रूर याद रखिएगा इसकी इस वर्ड को, हॉलो वुलन बॉल, हॉलो वुलन बॉल। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और एक यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताया भी गया है, ये हॉलो वुलन बॉल दिखा दिया गया है, जिसमें कि 2 मेन अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाए गए हैं जो कि पॉजिटिव फोर्स माने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर डेवलप होने का। एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया, एरो देखिए इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ये याद रखना है हमको कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो रिजल्टेंट जो अपीयरेंस आया, जो फिजिकल अपीयरेंस, जो स्पाशियल अरेंजमेंट आया पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कैविटीज का फॉर्मेशन करता है, ये क्रेवाइसेस का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैविटीज और क्रेवाइसेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से जो क्रेवाइसेस, जो कैविटीज डेवलप हो रही हैं, ये वो साइट का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पर एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है और फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो बिल्कुल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बिना एंजाइम की नहीं हो सकती और एंजाइम बिना एक्टिव साइट के काम नहीं कर सकता। तो एक्टिव साइट के फॉर्मेशन में कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन का, टर्शियरी स्ट्रक्चर, याद रखिए। 4th लेवल की बात करिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर के साथ आए और एक साथ मिलकर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करें, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान रखिए कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर, उनके साथ आने से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन विद देयर ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर व्हेन कम टुगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में ब्लड में पाया जा रहा है, आरबीसी में पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि दो सिमिलर चेन्स होते हैं। तो एक सेट को हम बोलते हैं 2 अल्फा चेन और एक सेट को हम बोलते हैं 2 बीटा चेन। तो ये 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन सा शो कर रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करने वाला प्रोटीन। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रोटीन के टाइप्स की बात कर रहे थे, सिंपल प्रोटीन, तो उसमें जैसे हम एक्टिन मायोसिन भी ले सकते हैं सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल में। कंपाउंड और कॉन्जुगेट प्रोटीन में तो बहुत सारे मेटालो प्रोटीन हो गया हमारा, जो मायोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन है ना, ये सभी क्या हो गया, ये मेटालो प्रोटीन या कॉन्जुगेट प्रोटीन हो गए। तो हीमोग्लोबिन है, मेटालो प्रोटीन का एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेट प्रोटीन का एग्जाम्पल है 2 अल्फा 2 बीटा चेन। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन बनता है और इस तरह से ऑक्सीजन को फिर कैरी करने का काम करता है। तो फर्दर ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखिए ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये यूनिट, इसको हम 2 अल्फा कंसिडर कर लें, इसको हम 2 बीटा कंसिडर कर लें। तो 2 अल्फा और 2 बीटा ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ आकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स के रूप में दिए गए हैं। 4 लेवल पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, प्राइमरी, सीक्वेंस, सेकेंडरी, हेलिक्स और शीट, टर्शियरी, हॉलो वुलन बॉल और क्वाटरनरी जिसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ आकर काम करते हैं। दैट्स ऑल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उन बॉन्ड्स का नेचर क्या है जिन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के थ्रू इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, इन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीमर ऑफ शुगर। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो 3
बेसिक टाइप्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं तीनों मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड्स को ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल कहा गया है। एनसीईआरटी के पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड्स क्या होते हैं या उन बॉन्ड्स का नेचर क्या है जिनका फॉर्मेशन के फिर रिजल्ट करता है इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को। तो देखिए ये सेगमेंट को हेडिंग कैसे दे रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, यानी कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वो कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप बताया गया आपको पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो रहे हैं। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होकर पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइज होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और एडजेसेंट नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच स्टेब्लिश होने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। डिहाइड्रेशन यहाँ पर होता है और डिहाइड्रेशन होने के बाद एक अमाइनो एसिड का कार्बन दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के बीच C2N ये पेप्टाइड बॉन्ड स्टेब्लिश होता है। और इस जब ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं तो ये देखिए एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, कितने अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, 2 अमाइनो एसिड। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को मोनोपेप्टाइड नहीं बोलेंगे, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड नहीं कुछ होता, एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्या एग्जिस्ट किया, डाईपेप्टाइड। 2 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्या एग्जिस्ट किया, ट्राईपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। तो ये नेचर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। फर्दर पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्मेशन में जो बॉन्ड स्टेब्लिश हो रहा है तो उसके यूनिट्स क्या है, शुगर है, मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करने वाले। तो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स के कार्बन के बीच होता है। 2 एडजेसेंट मोनोसेकेराइड के कार्बन के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें भी एसेंशियली क्या होता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। और तीसरा जो सबसे न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला, तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोमेरिक यूनिट क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स के, न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा तो अल्टीमेटली ये किसके फॉर्मेशन में रिजल्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में। तो फॉस्फेट मोइटी या फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द 3rd कार्बन ऑफ शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सक्सीडिंग प्रोसीडिंग न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन से जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है शुगर के, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के किस कार्बन से जुड़ेगा, 5। इसीलिए इसको हम 3 to 5 या 5 to 3 बोलते हैं। तो देखिए ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कार्बन से नहीं, किसके साथ जुड़ा हुआ, OH। तो बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है और शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो अटैच हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो वो उसको डाइस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड के साथ तो एस्टर बॉन्ड है, वो फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नेचर है। इसके फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लिक एसिड। ये जो 3 बेसिक टाइप्स के जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्मेशन में, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस। ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है, देखिए जब डिहाइड्रेशन होता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा किसी पॉलीमर के फॉर्मेशन के टाइम पर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ऑस्मोलरिटी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, वेट और साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा,
कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल स्टोर हो पाएगा, जो कि एक सेल के अंदर मटेरियल के स्टोरेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा सेल नहीं होता है, एक आंख से आप उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसमें हजारों लाखों ऐसे केमिकल्स पड़े हुए हैं। तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस इसको स्टोर हो जाए कन्वीनियंटली, इस लायक बनाता है, इस काबिल बनाता है। तो स्टोरेज की जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कॉमन ट्रेंड हम देख पा रहे हैं, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज है, रिएक्टिविटी डिक्रीज है, वेट एंड साइज डिक्रीज है, स्टोरेज एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज है। फर्दर न्यूक्लिक एसिड्स के सीक्वेंस में डीएनए का एक स्ट्रक्चर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को एज सच याद रखने, वो पॉइंट एज सच क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एज सच, बिना किसी चेंज के, बिना किसी घुमाव फिराव के। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है। ये वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था, 1953 में डिस्कवर किया था। वो बायोटेक में भी देखा, बायोटेक में नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा आगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में आएगा। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। डीएनए शो ही करता है वाइड वैरायटी ऑफ, वाइड रेंज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है। डबल स्ट्रैंडेड, हेलिकली क्वाइल्ड, और क्या प्रॉपर्टी है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वे कॉमन एक्सिस के थ्रू हेलिकली क्वाइल्ड होते हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इनका जो बैकबोन बना होता है वो शुगर फॉस्फेट शुगर चेन का, डीएनए का बैकबोन किसका बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन का बना हुआ है। और जो नाइट्रोजनस बेस इसके साथ अटैच होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में शुगर है, पेंटोज, फॉस्फेट ग्रुप है, और क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो वो जो नाइट्रोजनस बेस है शुगर सेंटर मॉलिक्यूल की तरह से एक्ट करता है, शुगर से ही फॉस्फेट भी अटैच होता है और नाइट्रोजनस बेस भी। तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजनस बेस उसके अंदर की तरफ इनर साइड में प्रोजेक्ट होता है, जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है डीएनए का। तो नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन क्या है, मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, यानी कि शुगर फॉस्फेट शुगर से जो जुड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर फैशन में जुड़ा हुआ है वो, और अंदर की तरफ फेस इनसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन देखिए, मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन, फेस इनसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं डीएनए के फॉर्मेशन में, तो एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। सीक्वेंशली बोले तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थायमिन, एक प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ पेयर्ड अप होता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश होते हैं। डीएनए का वो पार्ट जहाँ पर कि गुआनिन और साइटोसिन का पेयर ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उस पार्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा जहाँ पर कि एडेनिन और थायमिन ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एडेनिन थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वॉटसन एंड क्रिक के डबल स्टैंडर्ड हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे ये हेलिकली क्वाइल्ड है, क्वाइलिंग शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक रफ डायग्राम में बना भी हुआ है। तो ये स्ट्रेट चेन नहीं रहेगा, बल्कि इसमें क्या होगा, ऐसा ये टर्न करेगा। तो ईच स्टेप पर टर्निंग कितने, इसका एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ पर टर्न कितना होता है, 36 डिग्री का। ईच स्टेप पर कितने डिग्री ये टर्न होता जा रहा है, 36 डिग्री। और एक कंप्लीट टर्न की बात करें, ये तो ईच स्टेप की बात हो गई, एक कंप्लीट टर्न की बात करें तो 36 डिग्री है, तो ये कंप्लीट कब हो जाएगा, साइकिल 360 डिग्री पर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब तो एक बेस पेयर से अगले बेस पेयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डीएनए का जो हेलिक्स है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है, वो कितने डिग्री टर्न हो रहा है, 30, ईच स्टेप 36 डिग्री। तो एक टर्न को कंप्लीट होने में कितने बेस पेयर्स आएंगे, 10 बेस पेयर्स आएंगे। फर्दर ये इस एक टर्न की टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंसीडर कर लें कि ये क्या है, 1 टर्न। ये क्या हो गया, एक टर्न हो गया। तो इस एक टर्न की लेंथ कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं पिच। ये क्या है, पिच है डीएनए।
जो उस डीएनए का जो कि वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। पिच इसको 34, तो इस 34 डिग्री में, इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने डिग्री का टर्न ले रहा है ये कंप्लीट टर्न होने में? 360 डिग्री। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना घुमाव है, कितने एंगल का? 36 डिग्री का। तो 34 एंगस्ट्रॉम ये हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 34 एंगस्ट्रॉम की जो लेंथ है डीएनए की, इसके बीच में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन कंप्लीट टर्न कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का मतलब क्या? एडेनिन थायमिन से गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग शो करेगा। तो पिच हो गई कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम की। तो इसका मतलब राइज पर बेस पेयर कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में एंगल कितना होगा? 36 डिग्री का एंगल होगा। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर जाने में डिस्टेंस कितने ट्रेवल होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और एक कंप्लीट टर्न कितने लेंथ का होगा? 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं विथ ऑफ डीएनए। इस विथ ऑफ डीएनए कितना होता है? ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम का नैनोमीटर में बोले तो 2 नैनोमीटर। इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। इतना बड़ा और कोई दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। तो विथ हो गई 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉम एक कंप्लीट टर्न की लेंथ हो गई। तो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में, यानी कि एक ही स्ट्रैंड पर पाए जाने वाले दो शुगर के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और उस 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में टर्न कितना हो गया? 36 डिग्री का टर्न। तो ये याद रखना है डीएनए में। ये सैलिएंट फीचर्स हैं किस डीएनए के? बी डीएनए के। ये बी डीएनए के सैलिएंट फीचर्स हैं। और बी डीएनए की डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक ने की थी और इसी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। और हेडिंग क्या दिया था अपने मॉडल को? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली क्वाइल्ड। तो ये बी डीएनए का यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया गया है एनसीईआरटी में। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का देखिए ये नेचर बनाया गया है। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नेचर। तो ये इतने पॉइंट्स हैं जो कि डीएनए में हम लोग को याद रखने हैं। थैंक यू।